गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने कृत प्रत्यय के अंतर्गत णुवुल तथा त्रिच प्रत्ययों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृत प्रत्यय के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत भाषा में बहुलता से होता है, अतः इसके स्वरूप को जानना हमारे लिए परमावश्यक है। यह प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग भविष्यत अर्थ में उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से होता है। उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से होने का तात्पर्य है कि वाक्य में न्यूनाति न्यून दो क्रियाएं होंगी। उनमें से एक क्रिया पूर्वकालिक होगी और दूसरी क्रिया उत्तरकालिक होगी। पूर्वकालिक क्रिया उत्तरकालिक के क्रिया के उद्देश्य से संपन्न होगी और दोनों ही क्रियाओं का कर्ता अर्थात संपादक एक ही होगा। और जहां कहीं भी ऐसी स्थिति होगी तो उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तुमुन प्रत्यय का विधायक सूत्र है तुमुन णुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। इस सूत्र का तात्पर्य है क्रियार्था क्रिया उपपद में होने पर भविष्यत अर्थ में उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। जहां क्रियार्था क्रिया से तात्पर्य उस क्रिया से है जो किसी दूसरी क्रिया के उद्देश्य से होती है। अतः सरलतम रूप में हम यह कह सकते हैं कि जहां कहीं कोई एक क्रिया दूसरी क्रिया के उद्देश्य से होती हो, वहां उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तुमुन क्रिया के स्थल में एक से अधिक क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है और इसी कारण पाणिनि के द्वारा समान कर्तृकेषु तुमुन कहा गया है, अर्थात समान कर्ताओं वाली क्रियाओं में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन दो सूत्रों के आधार पर तुमुन प्रत्यय के प्रयोग होने की निम्न स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगी, किंतु वे क्रियाएं समानकालिक नहीं होंगी, अर्थात एक ही समय में संपन्न होने वाली नहीं होंगी। उन क्रियाओं में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव होगा, अर्थात एक क्रिया पहले संपन्न होगी और दूसरी बाद में होगी।
दूसरी शर्त यह है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के उद्देश्य से संपन्न होगी। तीसरी स्थिति यह होगी कि पूर्वकालिक तथा उत्तरकालिक क्रियाओं का कर्ता एक ही होगा। कहने का भाव यह है कि यदि वाक्य में पूर्व काल और उत्तर काल का भाव है, किंतु दोनों ही क्रियाओं का करने वाला अलग अलग है, तो वैसी स्थिति में उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। अब तुमुन प्रत्यय का शेष क्या रहता है, जब हम इस पर विचार करते हैं तो तुमुन प्रत्ययस्थ अंतिम हल वर्ण न हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञक है, जबकि न से पूर्ववर्ती उ उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से इत्संज्ञक है। इन दोनों इत्संज्ञक वर्णों का लोप होकर तुम शेष रहता है। तुमुनंत शब्द अर्थात जिस शब्द के अंत में तुमुन होता है वह शब्द अव्यय होता है, अर्थात उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो हर समय एक ही स्थिति में रहता है। जब हम किसी धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो नियमानुसार आर्धातु कस्येड वलादेह सूत्र से इट का आगम होता है। अब हम कुछ उदाहरण की सहायता से तुमुन प्रत्यय का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। पठ धातु से यदि हम तुमुन करते हैं तो शब्द होता है पठितुम। लिख धातु से अगर हम तुमुन करते हैं तो शब्द होता है लेखितुम। हस धातु से अगर हम तुमुन करते हैं तो शब्द बनता है हसितुम। क्री धातु से अगर हम तुमुन करते हैं तो शब्द होता है कर्तुम। वच धातु से अगर हम तुमुन करेंगे तो शब्द होगा वक्तुम। इन उदाहरणों को देखकर आपको यह समझना चाहिए कि जब हम किसी धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, वैसी स्थिति में धातु अगर इगंत होता है और यदि धातु के उपधा में इक होता है, तो जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आपने बताया है, इगंत धातु होने पर सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से और उपधा में इक होने पर पुगंत लघुपधस्य सूत्र से गुण होता है। जैसा कि लिख धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर लेखितुम जो रूप बना है उसमें आप देख सकते हैं लिख धातु के उपधा में ई है, अतः ई को पुगंत लघुपधस्य सूत्र से गुण ए होकर लेखितुम रूप संपन्न हुआ है। इसी तरह से क्री धातु जो इगंत है उससे यदि हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्र से री के स्थान पे गुण अर होकर कर्तुम रूप होता है। मुझे लगता है शायद आप तुमुन प्रत्यय के बारीकियों को समझ गए होंगे। अब हम इस प्रत्यय के प्रयोग को दिखलाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया है कि इस प्रत्यय का प्रयोग उत्तरकालिक क्रियावाचक धातु से होता है, जबकि
पूर्वकालिक क्रिया उत्तरकालिक क्रिया के उद्देश्य से संपन्न की गई हो और दोनों ही क्रियाओं का कर्ता एक रहा हो। इसी प्रकार का हम अगर एक उदाहरण लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यह एक वाक्य हमारे सामने में है। इस वाक्य में दो क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया या वर्तमान कालिक क्रिया जाना है, जबकि भविष्यकालिक या उत्तरकालिक क्रिया पढ़ना है। और दोनों ही क्रियाओं का कर्ता एक ही है। अतः नियमानुसार उत्तरकालिक क्रियावाचक पठ धातु से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर इस वाक्य का अनुवाद करेंगे तो अनुवाद होगा वयम पठितुम विद्यालयम गच्छामः। इसी तरह से यदि हमारे सामने में एक वाक्य आता है कि राम दर्शन करने के लिए मंदिर जाता है, तो आप यहां भी देखेंगे कि वाक्य में दो क्रियाएं हैं। जाना क्रिया दर्शन क्रिया के उद्देश्य से हो रही है, अतः भविष्यकालिक क्रिया देखना है। तो इस क्रिया का जो वाचक धातु दृश्य है, उस धातु से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द होगा द्रष्टुम, और उस आधार पर इस वाक्य का अनुवाद होगा रामः द्रष्टुम मंदिरम गच्छति। मित्रों, इसी आधार पर आपको तुमुन प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग कर इसे आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। उक्त सूत्र के अतिरिक्त तुमुन प्रत्यय विधायक एक सूत्र काल समय वेला तुमुन भी है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि काल समय या वेला उपपद में होने पर धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यह पढ़ने का समय है, अगर हम इसका अनुवाद करना चाहें तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर अनुवाद होगा अयम पठितुम कालः। अब अगर कोई वाक्य हमारे सामने में आता है कि यह पढ़ने की वेला है, तो इस वाक्य का अनुवाद होगा इयम पठितुम वेला। मित्रों, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत किसी अन्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।